राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए फटाफट से शुरू करते हैं बीए सेमेस्टर 4 इतिहास, राजस्थान के इतिहास की एक रूपरेखा। क्या नाम है आपकी बुक का नाम? राजस्थान के इतिहास की एक रूपरेखा। सेमेस्टर 4 इतिहास का अपन क्लास शुरू करने जा रहे हैं, फटाफट से आ जाइए। और एक और चीज, अगर आपकी सेमेस्टर 4 में बैक आई हुई है तो उनके लिए भी एक चीज बताने जा रहा हूँ। रुको रुको, पहले तो आप फटाफट से इधर आओ। सबसे पहली बात तो देखिए, जो नया सिलेबस है उसमें राजस्थान का इतिहास दिया गया है। मतलब अगर आप पहली बार सेमेस्टर 4 का इतिहास का पेपर देने जा रहे हो तो आप राजस्थान का इतिहास वाला सिलेबस पढ़ोगे। परंतु आपकी मान लीजिए सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हो, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हो और सेमेस्टर 4 में बैक आ रखी है इतिहास के पेपर के अंदर, तो आपके पेपर लगेगा ये वाला, विश्व इतिहास वाला, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला। रुको, अभी नए वाले पुराने वाले सबके डाउट्स क्लियर करूंगा, वीडियो में बने रहो, है ना। जाना मत छोड़ के, चाहे पुराने वाले हो चाहे नए वाले हो। अच्छा, तो सेमेस्टर 4 में अगर आपके बैक आई हुई है, अगर आप अभी किस में हो, अभी आप हो सेमेस्टर 6 के अंदर, अभी किस में हो, सेमेस्टर 6 में, परंतु आपको बैक का पेपर क्लियर करना है सेमेस्टर 4 के इतिहास का, तो आपको ये वाली वीडियो देखनी है। और नए वाले हो तो अभी बता रहा हूँ, नए वालों के लिए भी बता रहा हूँ, वेट करो, जाना नहीं छोड़िए, ये मत समझना पुराने वालों की बता रहे हो, रुको यार। तो सेमेस्टर 4 में अगर आपकी बैक आ रखी है तो आपको विश्व इतिहास का सिलेबस पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री का, 1870 से लेके 1950, है ना, एडमिट कार्ड में दे रखा है। और आपको अगर इसके क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, तो एप्लीकेशन में इसके नोट्स मिल जाएंगे, ओल्ड बुक बोल करके, ओल्ड बुक बोल करके इसके एप्लीकेशन में नोट्स मिल जाएंगे, जाके चेक कर लेना। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको हमारे चैनल पे ये पुरानी वीडियो मिलेगी, पिछले साल अपलोड करी थी, पिछले साल अपलोड करी थी, तो आपको थोड़ा वीडियो में नीचे जाना पड़ेगा, खूब ढूंढना पड़ेगा, जाके चेक कर लेना। ये थंबनेल इसका आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपके बैक आ रखी सेमेस्टर 4 में, ओल्ड स्टूडेंट हो सेमेस्टर 4 के बैक वाले स्टूडेंट हो, तो ये वाली क्लास देख लेना विश्व इतिहास की, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री की। अब बात करते हैं नए स्टूडेंट्स की, आ जाओ नए स्टूडेंट्स की बात करते हैं। राजस्थान का इतिहास आपके लिए भाई राजस्थान का इतिहास है, उनके लिए विश्व इतिहास था। मतलब पिछली बार आपका सिलेबस अलग था, विश्व इतिहास, परंतु इस बार आपका सिलेबस इजी हो गया। राजस्थान का इतिहास बहुत इजी सिलेबस है, तो आप चिंता मत करो, आप लोगों की बैक नहीं आने वाली। आप बस फोकस रखो स्टडी पे, आपको आराम से पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं, आपका कल आपका पेपर है ना, तो आपको रेगुलर वालों का पेपर है, रेगुलर वालों का पेपर है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। सबसे पहली बात तो अब ये क्लास अच्छे से अटेंड कर लेना, प्लस एक आध क्लास और है जो अटेंड करनी है आपको। एक तो पार्ट 1 अटेंड करना है, पार्ट 1 में हमने बात की थी यूनिट नंबर 1 और 2 पे, यूनिट 1 और 2 पे हमने बात की थी। पार्ट 1 के अंदर जाके जरूर इस क्लास को जरूर से देख लेना। प्लस कहाँ मिलेगी ये क्लास? लाइव वाले सेक्शन में जाओगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे, थोड़ा मतलब लगभग 3-4 बार स्क्रॉल करोगे, इतने में आपको ये वीडियो मिलेगी, राजस्थान के इतिहास पार्ट 1 करके आपको ये वीडियो मिलेगी, जाके जरूर से देख लेना। इकाई 1 और 2 पे बात करी थी, प्लस पार्ट 2 भी मिल जाएगा। इकाई 3, 4, 5 पे बात करी थी हमने, इकाई 3, 4, 5 पे, इकाई 3, 4, 5 पे हमने बात करी थी। ये वीडियो भी कहाँ मिलेगी आपको? लाइव वाले सेक्शन में ही मिलेगी, परंतु थोड़ा सा नीचे जाके चेक करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, जाके चेक कर लेना। पार्ट 2 है, पार्ट 1, पार्ट 2, खाली 2 वीडियो है। इन खाली 2 वीडियो को देख लोगे तो बहुत अच्छी रीडिंग हो जाएगी। अभी आज की क्लास में भी बात करूंगा मैं, चिंता मत करो, इन 2 क्लासेस को जरूर देख लेना। प्लस एक गेस्ट पेपर भी हमने अपलोड कर रखा है, रिकॉर्डेड वाले सेक्शन के अंदर जाना, यूट्यूब पे ही बात कर रहा हूँ सब कुछ, यूट्यूब वाले रिकॉर्डेड सेक्शन में जाना, गेस्ट पेपर के अंदर जाना, मतलब गेस्ट पेपर के अंदर क्या जाना, गेस्ट पेपर वीडियो है भाई, गेस्ट पेपर वीडियो है, गेस्ट पेपर नाम से ये वाला उसका थंबनेल है। रिकॉर्डेड सेक्शन में जाओगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे, आपको ये वीडियो मिलेगी। क्यों ये वीडियो देखनी है? क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बता रखे हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक करवा रखे हैं, ये क्लास इसलिए जरूर से देख लेना। प्लस आपके एमसीक्यूज, जितने भी एमसीक्यूज आपको आएंगे, जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स आपके आएंगे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले हमने आपके इसमें करवा रखे हैं, सारे के सारे इस वाली क्लास में करवा रखे हैं, गेस्ट पेपर वाली क्लास के अंदर। लघुतरात्मक क्वेश्चन है, निम्नदात्मक क्वेश्चन है, उनके बारे में भी मैंने इस क्लास के अंदर जाके बता रखा है, तो प्लीज ये वाली क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है। कौन कौन सी क्लास अटेंड करनी है? पार्ट 1, पार्ट 2 और गेस्ट पेपर, ठीक है। अब आज वाली क्लास पे आओ, वो पुराने वालों को ये बैक वाली क्लास देखनी है। अब आज वाली क्लास की तरफ जाएं उससे पहले फटाफट से एक बार तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, हम 10K के बहुत करीब हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। एंड आप सभी जानते हैं कि हमारे 1 साल कंप्लीट होने वाला है, फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली है, तो उससे पहले पहले अगर 10,000 हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी। 14 तारीख को, 14 सितंबर को हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है, 14 सितंबर को, ठीक है। तो प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगी,
नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, पुराने वाले नए वाले सारे नोट्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, नया वाला सिलेबस जो आपके आने वाला है कल, है ना। बैक वालों को मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये वीडियो नहीं है बैक वालों के लिए, बैक वालों को दूसरी वीडियो पे जाके चेक कर लेना है। और नए वालों के लिए भी मैं बता चुका हूँ कौन कौन सी वीडियो देखनी है आपको। नए वालों को देखनी है पार्ट 1, पार्ट 2, 1, 2, 1 और 2 प्लस गेस्ट पेपर, प्लस गेस्ट पेपर, वो 3 वीडियो देख लेना, काम हो जाएगा। बस ये वाली वीडियो भी अभी थोड़ा सा रिवीजन लगा लो। चलो आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटी तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपके है क्या, आपके सिलेबस में है क्या। इस 1 घंटे की क्लास में आपको पूरा समझा दूंगा कि आपके क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है ना। और प्लस प्लस आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा, ठीक है, रिवीजन करा दूंगा। बाकी अगर थ्योरी समझनी है, प्रॉपर अच्छे से समझना है, तो प्लीज जाकर के वो पार्ट 1, 2, 3 देख लेना, ठीक है, पार्ट 1, 2 और गेस्ट पेपर। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं सिलेबस आपका, फटाफट से आओ सिलेबस देखते हैं अपन। सिलेबस में क्या आएगा, एक तो आएगा स्रोत, स्रोत आपके पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि इतिहास के स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या होते हैं। राजस्थान का भूगोल, प्रागैतिहासिक मतलब प्रागैतिहास के काल के अंदर आपके आर्य सभ्यता के अंदर, आपके कह सकते हैं विराट सभ्यता के अंदर राजस्थान कैसा था। राजपूत, अच्छा राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूत कैसे थे, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान का राजपूतों का इतिहास क्या था वो अपन जानेंगे। मुस्लिम सत्ता कि मुगलों ने कैसे अटैक किया, मुगलों की क्या राजनीति थी वो जानेंगे। मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर, इसको जानेंगे इकाई नंबर 3 में। इकाई नंबर 4 में मराठा, ब्रिटिश संधियां और 1857 की क्रांति। फिर इकाई नंबर 5 में राजनीतिक जागृति एवं राजस्थान का निर्माण। होगी बात क्लियर। प्लस आपका जो मैंने बताया था गेस्ट पेपर वाली वीडियो के अंदर कि आपका जो पेपर आएगा 150 नंबर का, नहीं भाई 150 नंबर का नहीं आएगा, 150 नंबर का पेपर आता है सिर्फ नॉन कॉलेज वालों के लिए। एनसी नॉन कॉलेज वालों के लिए 150 नंबर का पेपर आता है, नॉन कॉलेज वालों के लिए 150 का आता है, परंतु आपके लिए आएगा 120 नंबर का। रेगुलर वालों के लिए पेपर कितने नंबर का आएगा, 120 नंबर का, जिसमें आपके 5 आएंगे शुरू के अंदर, 5 क्वेश्चन आएंगे खंड ऐसे, खंड ऐसे आपके 5 आएंगे एमसीक्यूज, 5 आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स 20 नंबर के। और लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, टोटल 40 नंबर के कह रहा हूँ। और निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे टोटल 60 नंबर के, ठीक है। बाकी यहाँ पे कंडीशन मैंने आपको बता रखी है कितने शब्दों में करना है भाई, 5 प्रश्न है, 5 करने अनिवार्य है, परंतु अथवा में आएंगे लघुत्तरात्मक में। और निबंधात्मक की बात करूं तो आपके 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है, परंतु करने कितने आपको 3 ही करने, 5 में 3 ही करने। शब्द लिमिट 200 शब्द है और एक तरफ 500 शब्द है, 200 शब्द 500 शब्द प्लस आपके 5 वाले 5 एमसीक्यूज, 5 आपके 5 फिल इन द ब्लैंक्स। आगे बात समझ में, गैस पेपर जाके देख लेना, ये तो गैस पेपर मैंने ऐसे बताया था आपको, ये गैस पेपर बताया था मैंने आपको। इस तरीके से लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले मैंने बता रखे हैं हर एक इकाई से, तो जाके गैस पेपर चेक कर लेना। अब बात करते हैं अपन फटाफट से आपके आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो में गैस पेपर नहीं बताऊंगा, गैस पेपर अलग से अपलोड कर रखा है, जाके वो क्लास चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब आओ फटाफट से अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आओ रिवीजन में अपन सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान इतिहास को जानने के 3 तरीके होते हैं, इतिहास को जानने के 3 तरीके होते हैं, और इतिहास को समझने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है इतिहास के स्रोत, कि अपन इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे, भाई इतिहास आखिर आया कहाँ से, स्रोत को समझे। प्रूफ, प्रूफ देखेंगे, हाँ जी भाई प्रूफ क्या है इतिहास के, है ना, इतिहास के प्रूफ देखेंगे अपन, स्रोत समझेंगे। फिर अपन जानेंगे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल कैसा है, राजस्थान में उच्चावच कैसी है, राजस्थान के पर्वत कहाँ पे है, पठार कहाँ पे है, मरुस्थल कहाँ पे है, नदियां कहाँ पे है, वो जानेंगे। प्लस अपन जानेंगे आपके प्रागैतिहासिक काल कि भाई राजस्थान के अंदर पुराने कौन कौन सी सभ्यता आई थी, जैसे कालीबंगा सभ्यता होगी, आहार सभ्यता होगी, विराट सभ्यता होगी। राजस्थान की सभ्यता जानेंगे, मानव सभ्यता जानेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब सबसे पहले पॉइंट पे अपन चलते हैं, इतिहास के स्रोत। आओ इतिहास के स्रोत देखते हैं अपन। इतिहास को जानने के 3 स्रोत होते हैं, इतिहास को जानने के 3 स्रोत होते हैं, 3, ठीक है। पहला स्रोत होता है आपके पुरातात्विक, सेकंड है आपके साहित्यिक, थर्ड आपके पुरालेखीय। अब पुरातात्विक मतलब जमीन से प्राप्त, जमीन से प्राप्त मतलब जमीन की खुदाई से प्राप्त, जमीन की खुदाई से प्राप्त प्रत्यक्ष और सबसे विश्वसनीय भौतिक प्रमाण, जमीन की खुदाई से प्राप्त प्रत्यक्ष और जमीन की खुदाई, खुदाई करी और खुदाई से क्या प्राप्त हुआ, हमें प्रमाण प्राप्त हुए, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण में आप मान लो, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूँ, मुहर, मुहर हो गए, सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, मुहर, सिक्के, मूर्तियां, मुहर, सिक्के और मूर्तियां, मूर्तियां, ठीक है। यहाँ पे किस में आगे, ये आपके आगे पुरातात्विक स्रोतों के अंदर, पुरातात्विक स्रोतों में क्या है, मुहर, सिक्के और मूर्तियां,
तो ये क्या होते हैं, जमीन से प्राप्त चीजें होती है। जमीन से आपको क्या मिलेंगे, मोहरें मिल जाएंगी, सिक्के मिल जाएंगी, मूर्तियां मिल जाएंगी, बर्तन वगैरह मिल जाएंगे, पुराने जमाने के इतिहास के बर्तन मिल जाएंगे, हथियार मिल जाएंगे, है ना। तो ये होता है आपके पुरातात्विक स्रोत। अब बात करते हैं आपके साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब कि आपकी मान लीजिए किसी का साहित्य, किसी का लेख, किसी का साहित्य हो गया, किसी का लेख हो गया, है ना। ये आपकी पुरातात्विक, आपके साहित्यिक होते हैं। साहित्यिक में आते हैं कि उस समय के अंदर संस्कृति कैसी थी, वो हमें पता चलती किससे, लिखित ग्रंथों से। लिखित ग्रंथ क्या होते हैं आपके, लिखित ग्रंथ कहलाते हैं आपके साहित्यिक स्रोत। इनका मैं उदाहरण दूंगा, चिंता मत करो, उदाहरण दूंगा। प्लस मैं बात करूं पुरालेखीय, अब नीचे क्या लिखा हुआ है, पुरालेखीय। पुरालेखीय मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। मान लीजिए पुराने समय के अंदर किसी राजा ने किसी मंत्री को आदेश दिया, और कैसे आदेश दिया, किसी तांबे के पत्र पे, किसके, ताम्र पत्रों पे, तांबे के पत्र पे राजकीय आदेश दिया। तो राजकीय आदेश तो क्या उस वक्त कोई काम करने के लिए दिया था, इतिहास बताने के लिए थोड़ा ना दिया था। वो तो अपनी काम के लिए कर रहा था ना ये चीज, उसने अपने काम के लिए उस तांबे के पत्ते पे कुछ ना कुछ लिख दिया, उस तांबे के पेपर पे कुछ ना कुछ उसने लिख दिया अपने काम के लिए। परंतु वो आज हमें कहाँ मिला, कहीं पे मान लीजिए कहीं पे हमें प्राप्त हुआ, कहीं पे पढ़ा मिला, कहीं पे जमीन के अंदर हमें मिला, है ना, उस जगह पे हमें मिला। तो हमारी क्या बन गया, सबूत बन गया, स्रोत बन गया। ठीक है, तो तीन तरह के स्रोत हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक, पुरालेखीय। परफेक्ट है, तीनों के उदाहरण देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले बात तो पुरातात्विक स्रोत, कौन सा, पुरातात्विक स्रोत, है ना। आइए पुरातात्विक स्रोत में आते हैं शिलालेख। शिलालेख मतलब पत्थर पे लिखा हुआ लेख, शिला मतलब पत्थर, लेख आपके लिखा हुआ। तो आपके शिलालेख शासकों की वंशावली यानी वंशों का क्रम, युद्ध, कौन सा युद्ध जीता, कौन सा युद्ध हारा, कब हुआ, ठीक है, किसके साथ हुआ, प्रशासन की सटीक जानकारी कि किस प्रकार से उस वक्त कानून चलता था। तो हमें शिलालेख पे क्या मिलता है, शासकों की वंशावली मिलती है, युद्धों की जानकारी मिलती है, प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो पत्थर पे लिखा हुआ लेख, शिला पे लिखा हुआ लेख आपके शिलालेख कहलाता है। सिक्के, तो सिक्के भाई उस समय सिक्के चला करते थे, सिक्कों से क्या पता चलता है, कालक्रम, राजवंशों का कालक्रम कि किसके बाद कौन आया। क्यों पता चलता है कि भाई सिक्कों के ऊपर उनकी मूर्तियां छपी होती है, उनका चित्र छपा होता है, चित्र होता है ना कि भाई सिक्कों के ऊपर उनका चित्र छपा होता है, या फिर राजा का नाम लिखा होता है कि भाई इसके बाद इस राजा ने ये सिक्का जारी किया है, इस राजा ने सिक्का जारी किया है। तो हमें भाई एक के बाद एक नए सिक्के आएंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि किसके बाद कौन सा राजा आया। तो हमें राजवंशों का कालक्रम पता चल जाता है। धार्मिक प्रतीक, तो उस पर मान लीजिए किसी देवता का, देवी का चित्र बना होता है, किसी मान लीजिए किसी जानवर का चित्र बना होता है, तो हमें धार्मिक प्रतीक का पता चल जाता है। ठीक है, कि किसको पूछते थे वो, है ना। प्लस राज्य की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मतलब अगर वो चांदी का सिक्का है तो भाई ठीक ठाक स्थिति है, अगर सोने का सिक्का है, किसका, सोने का सिक्का है, तो वहां की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है, चंगी है। ठीक है, तो भाई इस समय पता चल गया आर्थिक स्थिति। तो सबसे पहले क्या है, शिलालेख है, फिर आए सिक्के, फिर आते हैं आपके स्मारक एवं भवन। तो स्मारक से हमें क्या पता चलता है, भाई आप कभी किले में जाओगे, कभी किसी पुराने किले में गए हो, अब वहां पे देखने में क्या पता चलता है, पुराने किले में हमने देखा कि अच्छा यार कितना शानदार दिखाई दे रहा है किला। वहां पे हमें दिखाई दिया भाला, अच्छा उस समय भाले से लड़ा करते थे। हमें वहां पे दिखाई दिया कोई मान लीजिए दरवाजे पे किले दिखाई दी, तो हमें पता चलता अच्छा उस वक्त दरवाजे में किले इसलिए लगाते थे ताकि कोई हमला ना कर दे। तो हमें क्या पता चल रहा है, उनकी स्मारकों से, उनके भवनों के बारे में, उनके स्मारक से भवनों के बारे में हमें उनका इतिहास पता चल रहा है। यानी तत्कालीन स्थापत्य कला, कि उस समय में स्थापत्य कला कैसी हुआ करती थी, उस समय में संस्कृतियों का विकास कैसे होता था, है ना। आर्किटेक्चर, कहते हैं ना आर्किटेक्ट, कि आर्किटेक्ट को बुलाओ घर बनवाना है, वैसे हमें उस समय का आर्किटेक्चर कला, स्थापत्य कला पता चलती है किनसे, स्मारकों से, भवन से, आपके भवनों से, लाइक आपके किलों से। आपको ये स्मारक याद ना रहे तो किले लिख देना, किले, समझिए। फोर्ट, FORT, फोर्ट, FORT, फोर्ट, चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर का किला, समझ गए। अब बात करते हैं मूर्तियां व सामग्री। तो मूर्तियां मिलती थी उस समय, सामग्री मतलब बर्तन, भांडे, हथियार वगैरह। तो उस समय में हमें क्या पता चलता है कि उस समय वो किस बर्तन से खाते थे, किस बर्तन से खाना बनाते थे, मतलब उनके मूर्तियां मिली है, उनके बर्तन वगैरह मिले, है ना। तो उनसे हमें क्या पता चल रहा है, उनका इतिहास पता चल रहा है। और ये कौन से स्रोत हैं, ये सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है, अगर आपको इनकी थ्योरी जाननी है, थ्योरी कि सर आंसर कैसे लिखना है, भाषा बताओ, अगर आपको इनकी भाषा जाननी है तो प्लीज आपसे वही बार बार मैं कह रहा हूं कि जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 चेक करो, प्लस गेस्ट पेपर चेक करो। ठीक है, ये दो तीन वीडियोस हैं यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जाके चेक करो। थोड़ा सा बस नीचे जाना पड़ेगा,
आपके चैनल के अंदर मिल जाएगा वीडियोस। बाकी इस क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिला रहा हूँ कि आखिर है क्या क्या। बाकी ये सबको क्लासेस देखनी है, चिंता मत करो, सबको ही देखनी है। पत्थर और तांबे, अच्छा ये कौन सा इतिहास है? ये आपके पुरालेखीय स्रोत हैं। कौन से? हमने पुरातात्विक स्रोत पे बात कर ली, अब बात करेंगे पुरालेखीय। पुरालेखीय स्रोत आपके कौन से हुए? ये रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति। पुरालेखीय स्रोत ये क्या है? पुरालेखीय स्रोत है भाई। उस वक्त मान लीजिए किसी राजा ने अपने ताम्रपत्र पर राजकीय अभिलेख लिखवाया या फिर राजकीय आदेश दिया। राजकीय आदेश, तो राजकीय आदेश किस पे देगा? आपके तांबे के पत्र पे। तांबे के पत्र पे आपके राजकीय आदेश देगा कि भाई मैंने ऑर्डर निकाला है, ये आपको इतना कर देना है, इतना कर देना है। भाई इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट आता है ना, तो उस वक्त भी आपके कर जब भी लगता था, जब भी राजा कर लगाता था तो उसका सर्टिफिकेट देता था और सर्टिफिकेट मिलता था। अच्छा परंतु अगर मान लीजिए आपकी टैक्स में कोई छूट कर दी, कर में कोई मुक्ति कर दी, तो एक नया सर्टिफिकेट देता था। तो सर्टिफिकेट तो क्यों दे रहा है? उस काम के लिए दे रहा है ना। परंतु वो सर्टिफिकेट जब हमें मिला तो हमारे लिए क्या बन गया? सबूत बन गया। जब उस व्यक्ति को मिला जिसको देना है तो उसके लिए क्या है? वो काम की चीज है। पर हमें जब मिला तब हमारे लिए सबूत है कि देखो उस वक्त कर लगाते थे लोग। मान लीजिए उस समय आपके भूमिदान लिखा है, भूमिदान नीचे, तो उस वक्त भूमिदान होती थी। भूमिदान का मतलब है जमीन का दान या फिर जमीन का हक। मतलब कि मान लीजिए जैसे आज के जमीन में आपकी जमीन के कागज होंगे, जमीन की कागज है या फिर जमीन का पट्टा है, वो आपके लिए क्या है? आपके लिए एक काम की चीज है। परंतु आज से 100 साल बाद में लोगों के लिए क्या बन जाएगा? सबूत बन जाएगा कि अच्छा देखो यार उस समय जमीन के पट्टे बनते थे। आज से 100 साल बाद में लोग क्या कहेंगे? अच्छा देख यार उस समय जमीन के पट्टे बनते थे। परंतु आपके लिए आज के टाइम में क्या है? वो आपके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है? उस समय ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हुआ करते थे। कौन से? आपके रणकपुर प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ शिलालेख है, भूमिदान है, कर मुक्ति है, सर्टिफिकेट, ये उस समय ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे। परंतु आज के समय में क्या बन गए? सबूत बन गए। जैसे रणकपुर प्रशस्ति। अच्छा प्रशस्ति मतलब क्या होता है? जब भी कोई आपके कोई राजा जीतता है, राजा के अंदर कोई उपलब्धि प्राप्त होती है, तो राजा इस तरीके से आपके दीवारों के ऊपर आपके कह सकते हैं किसी तरह की प्रशस्ति मतलब आपकी मान लीजिए किस तरह का ग्रंथ तो नहीं कहूंगा। प्रशस्ति के अंदर आप मान लीजिए गुणगान गाने के लिए, उनका अपना गुणगान गाने के लिए इस तरह की प्रशस्ति बनवाया करते थे, गुणगान गाने के लिए। ठीक है कि भाई मेरे गुणगान गाए जाए आज के समय के, उस समय के अंदर, तत्कालीन समाज के अंदर। तो जैसे रणकपुर प्रशस्ति होगी मेवाड़ के राजा कुंभा के लिए, कुंभगढ़ शिलालेख हो गया आपके राणा कुंभा के लिए, कीर्ति स्तंभ हो गया विजय स्तंभ के ऊपर, राज प्रशस्ति हो गया आपके बीकानेर मेवाड़ के लिए। तो इस प्रकार से कुछ यशोगान करने के लिए उस वक्त में प्रशस्तियां हुआ करती थी, शिलालेख हुआ करते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पुरालेखीय स्रोत कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट साहित्यिक स्रोत। ठीक है, थर्ड नंबर था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब आपके संस्कृत का साहित्य हो गया। भाई देखा ना, साहित्यिक साक्ष्य, तो राजस्थानी साहित्य हो गया, ख्यात साहित्य हो गया, फारसी साहित्य हो गया। ठीक है, इनको याद कर लेना डायरेक्ट कि भाई संस्कृत साहित्य मतलब पृथ्वीराज विजय, उदाहरण के तौर पे कि पृथ्वीराज विजय हो गया, अमीर महाकाव्य, अमरसार। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासु है, बिसल देव रासु है। ख्यात साहित्य के अंदर मूर्णोत नैन सिटी ख्यात है, बांकीदासरी ख्यात है, दयालदासरी ख्यात है, अकबरनामा, बाबरनामा, तबकात नासिरी, फारसी साहित्य हो गए। साहित्य मतलब ग्रंथ। आपके ग्रंथ भी जो है, किताबें वगैरह भी हैं, क्या है? स्रोत हैं। सीधी सी बात है भाई, स्रोत तो बनेगी। अब बात करें राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान के भूगोल में बात करूं तो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला यानी पठार पर्वत भी है, राजस्थान के अंदर पर्वत भी है। बात करूं थार का मरुस्थल, तो राजस्थान के अंदर मरुस्थल भी है, रेतीले मैदान भी है राजस्थान के अंदर, रेतीले मैदान। बात करूं नदियां में मैदान, तो भाई राजस्थान के अंदर कह सकते हैं पठार भी है और आपकी नदियां भी है। तो राजस्थान का भूगोल कैसा है? हर तरीके का है। राजस्थान के अंदर पर्वत भी मिलेंगे, मैदान भी मिलेंगे। तो आपको ये बताना कि राजस्थान के अंदर आखिर है क्या क्या। अरावली पर्वतमाला बता दोगे, थार का मरुस्थल बता दोगे, है ना, बता ही दोगे ना। और नहीं बता पा रहे हो तो जाके पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर अटेंड करो, वहां पे बढ़िया तरीके से समझा रखा है मैंने, पूरा टाइम दे के समझाया, पूरा टाइम दे करके। नदियां में मैदान, आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं भूगोल ने इतिहास की जो कह सकते हैं दिशा है वो कैसे तय करी। भूगोल ने इतिहास की दिशा कैसे तय करी कि अरावली और मरुस्थल हैं, भौगोलिक स्थितियां हैं, नदियां और मैदान है, वो किस प्रकार से आज हमारी मदद कर रहे हैं। तो अरावली पर्वतमाला क्या है भाई? प्राकृतिक सुरक्षा है ना,
अरावली पर्वत बनाना प्राकृतिक सुरक्षा है, क्योंकि अरावली पर्वत जो है आपके, वो हमें शत्रुओं से बचाती है, शत्रुओं से बचाती है। राजपूत राजाओं ने पहाड़ियों के अंदर क्या किया था, अपने किले बनाए थे। राजपूत जो राजा हुआ करते थे या फिर राजस्थान के जितने भी राजा हुआ करते थे ना, सब अपने पहाड़ों के ऊपर किले बनाते थे, पहाड़ों के ऊपर महल बनाते थे। क्यों? पहाड़ों के ऊपर चढ़ नहीं सकता दुश्मन आसानी से, और जब तक चढ़ेगा तब तक अपन उसे मार गिराएंगे, तो पहाड़ों के ऊपर सुरक्षा मिल जाती है। भौगोलिक स्थिति, तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो इतनी शानदार है कि हम पश्चिम देशों के साथ और आपकी मान लीजिए दूसरे देश लाइक राजस्थान के भारत के अंदर, अपन राजस्थान के अंदर बैठे बैठे भारत के अंदर व्यापार कर सकते हैं, पश्चिम देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। मतलब अपन भारत के अंदर व्यापार कर सकते हैं, दिल्ली हो गया, तमिलनाडु हो गया, भाई कोई भी देश हुआ भारत के अंदर, प्लस अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां पे भी व्यापार कर सकते हैं। तो हमारा जो व्यापार मार्ग है वो बहुत शानदार है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है। नदियों के मैदान, तो अभी यहाँ पे नदियां भी हैं जिससे कृषि हो जाती है। शुष्क मैदान भी, जहाँ पे अपन और भी कुछ कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे अपन व्यापार भी बना सकते हैं। तो भाई हर तरह की हमारी तरह है, फायदेमंद वाली चीज है। राजस्थान का जो भूगोल है हमारे लिए फायदेमंद है, समझ गए। चलो, प्रागैतिहासिक काल, तो भाई प्रारंभिक चरण हुआ, पाषाण युग आया, उन्नत चरण आया। तो भाई पहले क्या चरण था आपके, जंगल नदियां सब क्या हो रहे थे आपके, पहले अपन जंगल और नदियों के किनारे रहते थे, पहले अपन जंगल में रहा करते थे, नदियों के किनारे रहा करते थे, अपना जीवन यापन किया करते थे, किन पे, आपके शिकार करके शिकार करके वनों के ऊपर निर्भर रखे, मतलब कंदमूल खा करके। तो अपन पहले अपना जीवन जो है आदि मानव जैसा जीवन जी रहे हैं, ठीक है। परंतु फिर क्या है, आपकी पाषाण युग आया। पाषाण युग में अपन क्या करते हैं, अपन पत्थरों से औजार बनाते हैं, औजार बना के अपन शिकार करने लगे, खुद की रक्षा करने लगे जानवरों से। फिर आता है उन्नत चरण। उन्नत चरण मतलब ऐसा समय में आता है जहां पे हम कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, है ना, ये आपके उन्नत चरण है। तो ये क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्रागैतिहासिक वह काल जब मनुष्य को लिखने की कला का ज्ञान नहीं था। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है, वह समय जब मनुष्य को लिखने समझने का ज्ञान नहीं था। इसका पूरा इतिहास उत्खनन, खुदाई पर और बर्तन से हमें प्राप्त होता है। तो इसका इतिहास हमें कहां से प्राप्त हुआ कि हाँ, एक समय ऐसा भी था जहां हमें कुछ लिखना नहीं आता था, सिर्फ हमें जीना आता था, कैसे जीना है ना। तो वो था प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का समय था, इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नियोजित नगर योजना थी कि भाई चौड़ी सड़कें थी, पक्के मकान थे, समय अच्छा चल रहा था भाई, उन्नत शहर था। धार्मिक जीवन, तो अग्निकुंड वगैरह, पूजा वगैरह, हमें बहुत सारी चीजें वहां पे अवशेष मिले। और विश्व की प्राचीनतम कृषि, तो उस समय हम खेती भी क्या करते थे, तो हमें खेती क्या मिले, हमें अवशेष मिले कि भाई खेत जोते हुए, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको खेत जोते हुए, खेत जोता हुआ है, तो हमें सबूत मिले कि अच्छा यार उस वक्त खेती भी हुआ करती थी। उत्कृष्ट शिल्प, तो उस समय हमें बर्तन भांडे भी मिले हैं। उदाहरण के तौर पे आप इसका उदाहरण ले सकते हो, हनुमानगढ़, गग्गर नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उदाहरण अगर आप लेना चाहते हो, कालीबंगा का उदाहरण लेना चाहते हो, तो आप हनुमानगढ़ का उदाहरण ले सकते हो, गग्गर नदी के किनारे, ठीक है। बात करते हैं आहड़ सभ्यता, जिसे आयड़ भी बोलते हैं, आहड़ को आयड़ भी बोलते हैं, जो कि आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता बोली जाती है। क्यों? उस समय तांबे का व्यापक प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि तांबे का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा था, चाहे औजार के अंदर, चाहे आभूषणों के अंदर, तांबे का प्रयोग हो रहा था। तांबे को गला करके हम, तांबे की भट्टियां लगा रखी थी गलाने के लिए, और उस समय हम उस तांबे का प्रयोग कर रहे थे। विकसित आवास व्यवस्था, तो उस समय हम ने पक्की ईंटों से, पहले तो क्या बना रहे थे अपन, मान लीजिए पहले अपन घास फूस से घर बना रहे थे, या फिर मान लीजिए कच्ची ईंटों का मतलब जो आपके पत्थर होते हैं ना, पत्थर को रख रख के अपन ने घर बना दिया, पत्थरों को घर रख रख के हमने घर बना दिया। परंतु अब ऐसा नहीं हो रहा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पक्की ईंटें बना रहे हैं। भाई आपके पत्थर और ईंट में डिफरेंस होता है, समझते हो ना। पत्थर तो भाटा हो गया, भाटे को रख रख के घर बनाना और ईंटों को रख के घर बनाना अलग होता है ना। तो इस समय में आहड़ सभ्यता में हमने ईंटों से घर बनाया, पक्की ईंटों से। और जीवन हम क्या, ग्रामीण जीवन जी रहे थे। कला एवं सामाजिक जीवन की बात करूं तो मैं, मिट्टी के बर्तन है, मटके हैं, यहाँ से हमें प्राप्त हुए, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप ले लो उसको, उदयपुर के निकट कि आहड़ सभ्यता जो है उदयपुर के निकट पाई गई है। चलिए, विराट सभ्यता की बात करूं, विराटनगर जिसे बोलते हैं अपन, विराटनगर की सभ्यता की बात हो रही है। मौर्य काल और बौद्ध धर्म का केंद्र था। क्यों? इस समय में हमने पढ़ना लिखना भी शुरू कर दिया, जहां पे बौद्ध धर्म की बात हो रही है और प्राचीन नगरों की बात हो रही है। बौद्ध विहार, स्तूप, अवशेष, मतलब इसमें सम्राट अशोक की भी बात होती है, जिसमें सम्राट अशोक की हमें सम्राट अशोक का धम था ना, तो वो भी हमें यहीं से मिलता है, ठीक है। विराट हो गया,
समझ में आ गई बात? चलिए, और उदाहरण के तौर पर आप इसका लोगे अलवर जिला, प्राचीन विराटनगर भी कहते हैं अलवर जिले को, ठीक है। चलिए, तो भूगोल ने सभ्यता को कैसे जन्म दिया, तो कालीबंगा का तर्क दे देना, आहड़ का तर्क दे देना, बेराट का तर्क दे देना, परफेक्ट है। बाकी ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं पूछेगा कि सभ्यता को कैसे जन्म दिया, ऐसे नहीं पूछेगा। पूछने का तरीका अलग रहेगा। क्या तरीका होगा जानना है, पार्ट 1 पार्ट 2 जाके चेक कर लेना, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के बीच में अगर आपको डिफरेंस बताना है तो कालीबंगा, आहड़, बेराट, इनके बीच में आप डिफरेंस बताओगे कि हनुमानगढ़ के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, अलवर के अंदर है, कौन कहाँ से, कौन सी सभ्यता कहाँ पर है, वहां से क्या क्या मिला है हमें, वो हर एक चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर दे देना, ठीक है। चलिए, बात करते हैं आपके खनन वगैरह की प्रक्रिया वगैरह। कुछ खनन का मतलब क्या होता है, उत्खनन का मतलब क्या होता है, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, ताम्रयुगीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ आपकी चीजें मैंने बता रखी है, ठीक है। चलिए, और बताता हूँ मैं आपको। यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इकाई नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इकाई नंबर 2 में क्या रहने वाला है, मध्यकालीन राजस्थान देखेंगे अपन। चलिए, तो आपके दिल्ली सल्तनत का प्रसार होता है, राजपूती स्वाभिमान की रक्षा। तो भाई दिल्ली सल्तनत का प्रसार हो रहा था, एक तरफ तो क्या होता, दिल्ली सल्तनत बड़ी स्पीड से बढ़ रही थी, परंतु दूसरी तरफ आपके राजपूत जो है अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने राजस्थान की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। राजस्थान की पहचान करने वाले 4 वंश हैं, कौन कौन से, गुहिल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और चौहान और राठौड़ वंश। कौन कौन से, गुहिल, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, राठौड़। आइए सबसे पहले हम समझते हैं राजपूत आखिर कौन थे। राजपूत, कुछ लोगों ने कहा कि राजपूत मतलब राजा का बेटा, कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा का बेटा मतलब राजपुत्र, जिसे अपन क्या कहते हैं, राजा का पुत्र। तो राजपूत मतलब आपके, राजपूत मतलब राजा का बेटा। राजस्थान में अनेक राज्य स्थापित किए किन्होंने, राजपूतों ने। विदेशी आक्रमणों को साहस के साथ सामना किया किन्होंने, राजपूतों ने। भारतीय संस्कृति की रक्षा किनसे की, आपके राजपूतों ने भी भारतीय संस्कृति की रक्षा की, रक्षक बने कौन, राजपूत। विदेशी आक्रमणों से लड़ाई करी किन्होंने, राजपूतों ने। अनेक राज्यों की स्थापना किन्होंने की, राजपूतों ने। ये आपकी उपलब्धियां बता रहा हूँ। राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से बताई गई, तो राजपूतों की उत्पत्ति है ना, 6 तरीके बताए गए कि राजपूतों की उत्पत्ति 6 तरीकों से हुई है। भाई कोई कहता है पहला तरीका सही है, कोई कहता है दूसरा तरीका सही है। अब कौन सा तरीका सही है वो भगवान जाने, परंतु जो सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है वो है चौथा नंबर तरीका, आधुनिक मान्यता, ठीक है। बता देता हूँ, सबसे पहला तरीका है पौराणिक। पौराणिक तरीके के अनुसार आपके आबू पर्वत नाम का एक जगह थी, जहां पे आपके एक ऋषि हुआ करते थे जो यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ के अंदर से क्या, आपके यज्ञ मतलब अग्निकुंड, अग्निकुंड के अंदर यज्ञ करते हैं ना, आहुति देते हैं, तो यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ से एक वंश निकलता है, राजपूत वंश। क्या निकलता है, एक राजपूत वंश निकलता है, और राजपूत वंश का जब बाहर निकलता है तब वो उसकी उत्पत्ति हो जाती है, और उत्पत्ति होने के बाद से वो 4 टुकड़े में बंट जाता है। एक तो प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी। प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी 4 टुकड़ों में बंट जाता है। ये मानी गई आपकी पौराणिक मान्यता। यह है पौराणिक मान्यता, पौराणिक आधार, ठीक है, कि भाई अग्निकुंड से इनका जन्म हुआ है, अग्नि से। देवीय मान्यता क्या है कि भाई सूर्यवंशी, कि भाई जो आपके राम के वंश होते हैं वो होते हैं सूर्यवंशी, और जो कृष्ण भगवान के वंश होते हैं वो होते हैं चंद्रवंशी। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, राम के वंश सूर्यवंशी, कृष्ण के वंश चंद्रवंशी। तो भाई आपके कृष्ण के वंशज को क्या बताया गया, आपके बताया गया राजपूत। समझ में आई बात, परफेक्ट। ऐतिहासिक विदेशी, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो आपके विदेशी विदेशी जातियां थी, जैसे आपके विदेशी भाई देश के वंश हो गए, वैसे विदेश में भी तो कुछ वंश होते हैं। तो विदेशी जातियां कौन सी, शक, हुण, कुषाण। शक, हुण, कुषाण, वो जब भारत में आए तो भारत में आके उनका क्या हो गया, भारतीयकरण हो गया, मतलब भारत में आके वो भारत के बन गए, भारत की सभ्यता उन्हें पसंद आई, तो उन्होंने अपना नाम जो है शक, हुण, कुषाण जो जातियां थी वो बदल करके राजपूत कर ली। मतलब आपके विदेशी लोग ही क्या है, राजपूत हैं, ऐसा मानना है आपके 30 नंबर मान्यता के अंदर। बात करते हैं चौथी नंबर मान्यता, जो क्या कहती है, आपके आधुनिक मान्यता है। भाई इसको सब लोग मानते हैं, ठीक है, क्यों मानते हैं कि इसके अंदर मिश्रित उत्पत्ति बताई गई है, कि भाई आपके जो राजपूत हैं वो भारत के क्षत्रिय लोग हैं, भारत के क्षत्रिय, भारत में पाए जाने वाले क्षत्रिय प्लस विदेशी, मतलब इसमें विदेश के लोग भी हैं आपकी शामिल, और भारतीय कुछ क्षत्रिय लोग भी हैं। तो ये आपके हैं मिश्रित उत्पत्ति। कौन सी, मिश्रित उत्पत्ति। समझ गए मेरी बात को, परफेक्ट है। चलो आगे चलूं मैं। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जाके पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लेना, ठीक है। एप्लीकेशन में नोट्स मिल जाएंगे, जाके चेक कर लेना।
यहाँ पे बता रखा है मिश्रित उत्पत्ति, प्राचीन भारतीय क्षत्रिय कुल, विदेशी जातियां और भारतीय संस्कृति का अंगीकरण, मतलब ये सब मिलकर के आपके क्या बनते हैं, नया राजपूत बनता है, योद्धा वर्ग बनता है। ठीक है, ये कौन सी उत्पत्ति है, मिश्रित उत्पत्ति है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर अच्छा, राजपूतों को है ना 4 वंशों में बांटा गया है। एक तो आपके गुहिल, गुज्जर, प्रतिहार, चौहान, राठौड़। ठीक है, 4 आपके महान वंश हैं, 4 आपके महान वंश हैं, गुहिल, गुज्जर, प्रतिहार, चौहान, राठौड़। भाई कौन से क्षेत्र के अंदर काम करता है, यहाँ पे क्षेत्र बताए गए हैं। भाई आपके गुहिल है मेवाड़ के अंदर, प्रमुख शासन है आपके बप्पा रावल जी, महाराणा प्रताप जी। उनका योगदान क्या था, मेवाड़ की स्थापना करना, रक्षा करना। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से हमने समझा रखा है। और भी अच्छे तरीके से जानना है, डीपली जानना है, थ्योरी जाननी है, प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 जाके जरूर चेक कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों, बहुत अच्छी क्लास है यार, जाके चेक करो। ठीक है, गुहिल वंश की बात करूं, संस्थापक है आपकी गुहिल, गुहिल नाम का व्यक्ति है। भाई गुहिल वंश भी है और गुहिल नाम का व्यक्ति भी है, तो गुहिल नाम के व्यक्ति ने गुहिल वंश बनाया, गुहिल नाम के व्यक्ति ने गुहिल वंश बनाया। ठीक है, असली शक्ति किसके पास है, बप्पा रावल। बप्पा रावल गुहिल वंश के सबसे शानदार व्यक्ति थे, जिन्होंने आपके गुहिल वंश को टॉप पे ले जाने का काम किया। गुहिल वंश को टॉप पे ले जाने का काम किसने किया, बप्पा रावल ने किया। बाकी शासक भी आए थे कुछ शानदार वाले से। एक तो महाराणा कुंभा है, जिन्होंने कला साहित्य के अंदर योगदान बहुत शानदार दिया। महाराणा सांगा है, जिन्होंने शानदार शानदार युद्ध लड़े। महाराणा प्रताप है, जो कि भाई स्वतंत्रता के लिए अपने याद रखे जाते हैं आज भी, है ना। तो आपके महान शासक बता दिए। सबसे पॉपुलर कौन थे, बप्पा रावल थे। भाई सबसे टॉप पे ले जाने वाले, पॉपुलर भी हैं प्लस टॉप पे भी लेके गए, कि भाई गुहिल वंश को टॉप पे लेके चले गए, गुहिल वंश को फेमस कर दिया। ऐतिहासिक योगदान यहाँ पे दे रखा है ना, भाई इन्होंने क्या क्या किया, कला साहित्य में दिया, वीरता के अंदर आगे रहे, है ना, शक्तिशाली स्थापना करी। गुज्जर प्रतिहार वंश की बात करूं मैं, गुज्जर प्रतिहार वंश जो है आपके उत्तर भारत का महाशक्ति है। क्या, उत्तर भारत की महाशक्ति है। जैसे कि नागभट्ट प्रथम ने आपकी वंश की स्थापना करी, नागभट्ट प्रथम ने वंश की स्थापना करी, परंतु नागभट्ट द्वितीय इसको कहाँ लेके गए, टॉप पे लेके गए। नागभट्ट द्वितीय इसको टॉप पे, ऊंचाइयों पे लेकर गए। और मिहिर भोज जो थे, सर्वश्रेष्ठ शासक थे, शानदार शानदार काम किया उन्होंने। ठीक है, और आप बता सकते हो इसको भारत का प्रहरी बोल सकते हो। क्यों, अब आक्रमणकारियों को भारत में आगे से बढ़ने से रोका, भारतीय संस्कृति रक्षा करी। कि भाई आपके नागभट्ट द्वितीय थे ना, उन्होंने कन्नौज पे विजय प्राप्त कर ली, और कन्नौज जो था ना, वो आपके भारतीय संस्कृति रक्षा कर रहा था। जितने भी आक्रमणकारी थे ना, वो जब भी कन्नौज के अंदर घुसते, वहीं पे रुक जाते। क्यों, आपके नागभट्ट द्वितीय बैठे हैं वहां पे। ठीक है, चलिए फिर चौहान वंश भाई वीरता के लिए, स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्यों भाई, अजमेर शाकंभरी सुदृढ़ प्रशासन है, सबसे प्रसिद्ध योद्धा है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और इन्होंने कई तरह के युद्ध लड़े थे। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध हो गया, तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया। भाई एक में पृथ्वीराज चौहान को जीत मिली और दूसरे में गौरी को जीत मिली। भाई प्रथम में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, दूसरे में आपकी गौरी जीत गया। तो भाई आपको इनको बताना है, बढ़िया तरीके से याद कर लेना, और भी अच्छे तरीके से जानना है, डीपली जानना है, अच्छे से जानना है। टाइम है अभी भाई, खूब टाइम पड़ा है। जाके कह रहा हूं मैं बार बार, पार्ट 1 और 2 देख लेना। राठौड़ वंश आपके मारवाड़ का गौरव है। राव जोधा संस्थापक हैं, राव मालदेव शक्ति का शिखर है। मतलब ये आपके इस वंश को टॉप पे ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, टॉप पे ले जाने का काम कौन करता है, आपके राव मालदेव। किसको, राठौड़ वंश को। ठीक है, फिर बात करते हैं रावचंद्र सेन। तो रावचंद्र सेन स्वाभिमान का योद्धा है। ये बारे में नीचे मैंने आपको थोड़ा सा उदाहरण दे रखा है कि भाई जोधपुर नगर की स्थापना करी है, राठौड़ वंश का शासक है, और अच्छे तरीके से शासन करते हैं, क्या क्या उपलब्धियां हासिल करते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। वो क्लासेस चेक कर लेना, पार्ट 1 और 2। बाबा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बढ़िया नंबर आए। आप सिर्फ इस क्लास के भरोसे रह जाओगे। अब आप सोचोगे सर बार बार कह रहे हो, अरे भाई इस क्लास के भरोसे रह जाओगे ना, तो इस क्लास के अंदर मैं आपको सिर्फ टॉपिक करवा रहा हूँ, सिर्फ टॉपिक को न दिखा रहा हूं कि ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक है ना। जानना बड़े तरीके से, तो पार्ट 1 और 2 लेना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत का प्रसार की बात करूं तो रणथंभौर का अभियान है, चित्तौड़गढ़ का अभियान है, जालोर का अभियान है ना। कि आपके ये क्लास मत छोड़ के चले जाना कि सर इतनी जल्दी हो रही पार्ट 1 और 2 देखने की, मैं ये क्लास छोड़ के जा रहा हूँ। अरे ये क्लास कंप्लीट होने दो, फिर पार्ट 1 और 2 देख लेना, गेस्ट पेपर देख लेना। रणथंभौर अभियान है, चित्तौड़गढ़ का अभियान है, जालोर का अभियान है। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो आपके अलाउद्दीन खिलजी है ना, एक बार जब शुरू हो गया ना जीत लड़ने के लिए, तो रणथंभौर की ओर बढ़ता है, चित्तौड़ की ओर बढ़ता है, जालोर की ओर बढ़ता है, बस बढ़ता ही जाता है।
कौन? अलाउद्दीन खिलजी। पतन का विश्लेषण, तो भाई पतन कैसे हुआ, किस किस कारण से हमारा पतन बना, भाई क्या कारण से हम लड़ाई के अंदर हार रहे थे, वो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, चलिए। राजनीतिक प्रभाव, खिलजी के अभियानों का प्रभाव बताना, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, ऐतिहासिक महत्व क्या पड़ा, है ना। चलिए, वीरों की धरती, भाई राजस्थान क्या है? वीरों की धरती है। ठीक है, बात करते हैं राजपूताना का गौरव। तो भी आपकी राजपूताना का गौरव, हमारे राजस्थान के 4 महान राज्य थे। एक था मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर। उस समय में राजस्थान के शान हुआ करते थे ये 4 महान राज्य। मेवाड़ स्वाभिमान और स्वतंत्रता का, अमीर का प्रतीक है, जिसमें सिसोदिया वंश की गाथाएं गाई जाती है। मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की गाथाएं गाई जाती है। आमेर के अंदर आपकी कछवा वंश की गाथाएं गाई जाती है। और बीकानेर के अंदर तो भाई बहुत सारी चीजें हैं कि रेगिस्तान की समृद्धि, आधुनिक विकास की लहर यहीं से शुरू होती है। आधुनिक विकास जो है ना, यहीं से शुरू होता है विकास। मेवाड़ की बात करूं तो महाराणा कुंभा है, राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है। क्या क्या इनका काल था, कब से कब इन्होंने लड़ाई लड़ी है, क्या इन्होंने विजय प्राप्त करी, क्या इनका प्रतीक था, सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। प्लस क्या इन्होंने संघर्ष किया है, क्या इन्होंने बलिदान दिया है। ठीक है भाई, आप महाराणा कुंभा के बारे में, कुंभलगढ़ का दुर्ग बता सकते हो। राणा कुंभा के बारे में आप बता सकते हो खानवा का युद्ध। महाराणा प्रताप के बारे में बता सकते हो हल्दीघाटी का युद्ध, है ना। सॉरी, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। परफेक्ट है, चलिए। अच्छे से वर्णन कर रखा है, पार्ट 1, 2, 3 के अंदर जाके देख लेना। मारवाड़ की बात करूं तो राव जोधा है, राव मालदेव है, राव चंद्रसेन है ना। शानदार तरीके से बता रखा है। क्लास को 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, अच्छी क्लास लगेगी। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, है ना। इस क्लास में मैं आपको थोड़ा आइडिया लगवा रहा हूँ कि क्या क्या आने वाला है। बाकी हमने पार्ट 1, 2 में बहुत शानदार तरीके से समझ रखा है। सेनापति राजा मान सिंह है आमेर के अंदर, कूटनीति मिर्जा राजा सह सिंह की है, विज्ञान सवाईजी जय सिंह का है। तो भाई आपके मुगल दरबार हुआ करता है ना, मुगल दरबार, मुगलों का जो दरबार होता है, उस दरबार के अंदर सिर्फ मुगल नहीं बैठते, उसके अंदर हिंदू लोग भी बैठे हैं। कौन से? आपके सेनापति राजा मान सिंह, कूटनीति किसकी? मिर्जा राजा जय सिंह, और आपके विज्ञान किसका? सवाई जय सिंह का। तो मुगल दरबार के अंदर आपके हिंदू धर्म का भी बहुत क्या है योगदान रहा है, राजपूत वंश का भी बहुत योगदान रहा है। आई बात समझ में? परफेक्ट है, चलिए। बीकानेर रेगिस्तान में समृद्धि और आधुनिकीकरण की लहर, तो आपके राय सिंह जो है स्थापत्य करते हैं किसका? आपके जूनागढ़ के दुर्ग का, जूनागढ़ का दुर्ग बनाते हैं राय सिंह जी। और डूंगर सिंह जी आपकी जन जागरूकता का काम करते हैं। और वहीं पे आपके मेन व्यक्ति आते हैं महाराज, आपके महाराणा महाराजा गंगा सिंह जी, है ना। महाराजा गंगा सिंह जी आते हैं, और गंगा सिंह जी गंग लहर लेकर के आते हैं। और भी भयंकर शानदार विकास का जो कार्यक्रम है गंगा सिंह जी शुरू करते हैं। आधुनिक निर्माता, मॉडर्न जो डेवलपमेंट है वो गंगा सिंह जी करते हैं। गंगा सिंह जी कौन है? आपके MGSU के भाई महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। हाँ जी, महाराजा गंगा सिंह उनकी बात हो रही है। ठीक है, परफेक्ट है, चलिए। अब आप बता देना कि मेवाड़ के अंदर क्या था, मारवाड़ में क्या हुआ, अमेर में क्या हुआ, बीकानेर में क्या हुआ, कौन शासक था, कौन रणनीति करता था, कौन योगदान देता था, कौन इसकी धरोहर है। बढ़िया तरीके से आपका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। चलिए फिर आगे चलता हूं मैं। 18वीं शताब्दी के बारे में आप बता सकते हो कि 18वीं शताब्दी के अंदर आपके मराठों ने आक्रमण किए थे 5, है ना। भाई मराठों के आक्रमण करने के 5 प्रमुख कारण क्या थे? शक्ति शून्यता है, आर्थिक लालच है, आंतरिक कलह है, विस्तारवाद है, आकर्षण है। भाई आपके उस समय ना मराठों ने भी अपॉर्चुनिटी देखी थी कि अच्छा अभी राजपूत हुए कमजोर हैं। क्यों कमजोर हैं? कि वो मुगलों से लड़ने में बिजी हैं, तो क्यों ना हम भी अटैक कर देते राजस्थान पे। तो राजस्थान के ऊपर आपके मुगलों मराठों ने भी आक्रमण किया था। क्यों किया था? आर्थिक लालच के चलते। कि उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें चौथ चाहिए था, चौथ स्वदेशमुखी चाहिए था। स्वदेशमुखी अरे भी कर, उन्हें टैक्स चाहिए था, राजस्व चाहिए था। उन्हें आंतरिक कलह थी, अच्छा उन्हें उनमें लड़ाइयां और हो रही थी। विस्तारवाद, उन्हें अपनी सीमाओं का विस्तार करना था। आकर्षण, राजस्थान की चीजों को देख करके उन्हें आकर्षण होता कि यार राजस्थान के अंदर क्या खेत होते हैं, राजस्थान में क्या व्यापार होता है, हमें तो वहां चलना पड़ेगा। ठीक है, तो राजस्थान से आकर्षण हुआ और राजस्थान में अटैक कर दिया। फिर आप बताओ कि हुडा सम्मेलन क्या था? हुडा सम्मेलन की भी आपके मराठों ने आक्रमण कर दिया ना, तो मराठों को जवाब देने के लिए हमने
क्या किया, एक सम्मेलन बैठाया मराठाओं को जवाब देने के लिए। ठीक है, इसका भी आप अच्छे तरह से बता देना, फिर आप बताओगे। आई एम सॉरी। मुगलों के जाने के बाद अंग्रेज आ जाते हैं। मुगलों के जाने के बाद अंग्रेज आ जाते हैं, और अंग्रेजों से फिर राजस्थान ने किस प्रकार लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से किस प्रकार लड़ाई लड़ी कि 1818 की संधियां करी। अंग्रेजों से हमने बहुत तरह के फायदे भी उठाए और उनसे नुकसान भी उठाए। ठीक है, हमें कुछ फायदा भी हुआ उनके आने से और कुछ नुकसान भी हुआ, वो आपको अच्छे से बता देना है। फिर अंग्रेजों के खिलाफ भी हमने क्रांति शुरू कर दी, 1858 की क्रांति, जहां से हमने राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सैनिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हर तरीके से हमने बगावत कर दी। हम खड़े हो गए आपके अंग्रेजों के सामने कि नहीं, अब हमें आजादी चाहिए। हमने विद्रोह के 4 तरीके ढूंढे और 4 तरीके से हमने काम किया। आपके नसीराबाद है, नीमच है, अहुआ है, कोटा है, हर तरीके से हमने इनके ऊपर क्रांतियां आंदोलन शुरू कर दिया। क्रांति के परिणाम क्या निकले, क्या रिजल्ट निकला, है ना, सब कुछ आपको भविष्य के दूरगामी परिणाम, भाई तत्कालीन परिणाम जो तुरंत बताए जा सकते हैं और दूरगामी परिणाम जो आपके फ्यूचर के अंदर हमें फायदेमंद देते हैं, वो आपके दूरगामी परिणाम हो गए। तो हर चीज से हमने इसका नजरिया देखा है शानदार तरीके से। क्लास को जरूर से देखना, पार्ट 1-2 को। आपके ऐतिहासिक निष्कर्ष, स्वाधीनता शौर्य, संकट समझौते, चेतना का विस्फोट, है ना, स्थापना वर्ष क्या था, महान युद्ध कौन कौन सा हुआ, प्रमुख निर्माण क्या है आपके, 1857 की क्रांति क्या है, बढ़िया तरीके से समझा रखा है। ठीक है, बात करते हैं सत्ता का ताना बाना। तो भाई आपकी समस्या क्या थी मराठाओं के बीच में, हमारी समाधान क्या निकला, परिणाम क्या निकला, मराठा कौन थे आखिर, है ना। फिर आपके चौथ क्या हुआ करती थी है, स्वदेश मुखी क्या होता है, हर एक चीज बता रखी है मैंने। हुडा सम्मेलन क्या था, कहाँ हुआ था, भीलवाड़ा के अंदर हुआ था, हुडा नामक जगह पे। ठीक है, उद्देश्य क्या थे, असफल क्यों हो गया ये सम्मेलन। ठीक है, ये सम्मेलन का मतलब इन्होंने ग्रुप बनाया था, परंतु ये ग्रुप असफल क्यों हो गया। पिंडारी कौन है ना, पिंडारी भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, बढ़िया तरीके से समझा रखा है, प्लीज जरूर से देख लेना। 1857 की क्रांति, सैनिक विद्रोह, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जनता का मौन, खुला समर्थन, राजाओं की दोहरी भूमिका, सीमित लेकिन तीव्र गति, है ना। चलिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से हुई थी, नीमच से हुई थी, एरिनपुरा से हुई, कोटा से हुई, आहुआ पाली से हुई, कहाँ से क्या क्या हुआ था बता रखा है मैंने बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं अपन आपके शौर्य का प्रतीक ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह का जन्म होता है अहुआ के अंदर, पद इनका अहुआ के स्थानीय ठाकुर है। भूमिका क्या है कि क्रांति के सबसे बड़े नायक हैं, कि उन्होंने क्रांति का सबसे डट करके सामना किया था। ठीक है, चलिए, यहाँ पे 1818 और 1857 के बीच में कुछ चीजें बताई गई है कि 1858 के अंदर हमने क्रांति तो करी थी, परंतु वहां पे समर्पण भी कर दिया था, परंतु 57 के अंदर हमने प्रतिरोध, डट करके लड़ाई कर लड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन राजधानी जागृति कारक क्या थे। कृष्ण किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया, सिखावटी हो गया, दूधवा खारा हो गया ना, मेवाड़ के अंदर, सिक्कर झुंझुनू के अंदर, दूधवा खारा क्षेत्र के अंदर क्या क्या कांड थे, क्या मुख्य कांड था, क्या डिमांड थी, क्या विशेषता थी, हमने हर एक चीज पे बात करी है शानदार तरीके से। प्लीज क्लास को देखना, समझना, नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, एप्लीकेशन में नोट्स मिल जाएंगे। बाकी आपके भील आंदोलन की बात करें तो आपकी जनजातीय आंदोलन हुआ करता है ना, उसमें गोविंद गिरी जी कौन किस चीज को सपोर्ट करते, भगत आंदोलन को सपोर्ट करते, मोतीलाल जी आपके एक ही आंदोलन को सपोर्ट करते। इनका तरीका क्या था, तरीके की बात करेंगे, उद्देश्य क्या क्या था इनका, है ना, बढ़िया तरीका है। चलिए, अर्जुन सेठी आपके कौन थे, आपके केशरी सिंह बारहट कौन थे, है ना, हर एक चीज में बात कर रखा है। प्रजामंडल आंदोलन क्या था, प्रजामंडल आंदोलन के नुकसान क्या होते, फायदे क्या होते, मांगे क्या थी, लोकतंत्र की नींव, आखिर लोकतंत्र किस चीज पर टिका हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन भाई आपकी एकीकरण, जब राजस्थान टूट गया था, राजस्थान टूटा नहीं था एक्चुअली में, भारत के, भारत और पाकिस्तान का जब क्या हो गया था, भारत पाकिस्तान का जब आपके आपके क्या कहते हैं विभाजन हुआ था, तब राजस्थान की रियासतों को भी छूट दे दी गई थी कि आप अब चाहे तो भारत में जाना चाहो भारत में चले जाओ, पाकिस्तान में जाना चाहो पाकिस्तान में चले जाओ, नहीं तो आप अकेले रहना चाहते हो तो अकेले रह लो।
इनमें से कोई पाकिस्तान में जाने वाला नहीं था, परंतु हाँ ये कईयों ने सोचा था कि यार अकेले रह सकते हैं क्या, परंतु जब उससे पहले वो सोचें विचार करें, उससे पहले कौन आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचते हैं इनके पास में। यहाँ पे रियासतों के राजा हुआ करते थे, उनसे पूछते हैं कि अरे अरे यार आप लोग तो अकेले रह के कुछ कर नहीं पाओगे, इससे बढ़िया भारत के अंदर मिल जाओ, बढ़िया सी आपकी पोजीशन में होगी आपकी खुद की। और भारत के साथ राजस्थान की जो कह सकते हैं शुरुआत के साथ में जो बातचीत रही है, शुरुआत से ही राजस्थान का एक भारत, जो अगर बात करें अपन अखंड भारत की, तो अखंड भारत का हिस्सा शुरुआत से ही राजस्थान रहा है ना। तो जरूर आप हमारे साथ बनिए। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। और इसके अंदर कौन कौन शामिल था, आपकी वीपी मेनन जी भी शामिल थे, ठीक है। तो राजस्थान हमेशा से भारत का हिस्सा था, ठीक है, और कभी भी कोई गुलाम नहीं था। कोई भी अगर बात किया ना, कोई अगर आपसे कहे कि राजस्थान गुलाम था, राजस्थान गुलाम नहीं था। राजस्थान के अंदर जब तक एक सिंगल व्यक्ति ने भी ये विचार रख रखा था ना कि नहीं राजस्थान लड़ेगा, तो गुलाम नहीं था। अगर सब व्यक्ति हार मान जाते तब हम गुलाम मानते ना, परंतु राजस्थान के अंदर हर दिन एक नई चिंगारी जन्म ले रही थी, हर एक दिन एक क्रांतिकारी वाला दिन था। चाहे कभी किसी दिन कोई लड़ाई लड़ रहा था, कभी किसी दिन कोई लड़ाई लड़ रहा था, और बहुतों ने आपकी जान गंवा, आपकी न्यौछावर कर दी थी अपने राजस्थान के ऊपर, राजपुताने के ऊपर। फिर आप राजस्थान का एकीकरण बताओगे। 1948 में आपके गठन होता है मत्स्य संघ का। मार्च 1948 के अंदर राजस्थान संघ बनता है। अप्रैल 1948 के अंदर संयुक्त राजस्थान बनता है। 1948-49 के अंदर वृहत राजस्थान बनता है। और करंटली आपके 1 नवंबर 1956 को आज जो हम राजस्थान जिसको देख रहे हैं, वर्तमान राजस्थान को जिसको देख पा रहे हैं, वो आज हमारा बनता है 1 नवंबर 1956 को। तो कहां से शुरुआत हुई, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान और वर्तमान राजस्थान, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए एकीकरण का परिणाम क्या निकलता है आप बता दीजिएगा। इसी प्रकार हमने आज की क्लास में आपको बढ़िया तरीके से सब कुछ समझा दिया है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, नहीं है डाउट तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अब आपको करना कुछ नहीं है, एप्लीकेशन में नोट्स मिल जाएंगे, बढ़िया नोट्स हैं हिंदी में इंग्लिश में। शानदार बात है कि हमारे नोट्स जो हैं हिंदी में अवेलेबल तो हैं, प्लस इंग्लिश में भी अवेलेबल है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के ही क्यों ना हो, मिल जाएंगे, ठीक है। जाके डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। चाहे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां फॉलो करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत करीब है यार। प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए। बस एक काम और कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ताकि बाकी लोगों को भी वीडियो मिल जाए, बाकी लोग भी सब्सक्राइब कर लें। आपके मित्र हैं, आपके भाई बहन हैं, उनको भी शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे बात करते हैं अपन। पुराने वालों के लिए बैक वाला वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। उनका सिलेबस भी अलग है, विश्व इतिहास, ठीक है। नए वालों की हम बात कर ही चुके हैं, पूरा समझ चुके हैं। आपके लिए गेस्ट पेपर अपलोड कर दिया गया है, गेस्ट पेपर जरूर से देख लेना। एमसीक्यूज बताए गए हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। पार्ट 2 जिसमें इकाई नंबर 3, 4, 5 बड़े शानदार तरीके से बताइए, एक्सप्लेन करिए, पूरा का प्योर थ्योरी बताइए। आज क्लास में मैंने आपको थ्योरी नहीं बताई, थ्योरी उस क्लास में मिल जाएगी, ठीक है। पार्ट 1 कर रखा है, 1 क्लास यूनिट नंबर 1 और 2 के लिए, तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लेना, प्लस गेस्ट पेपर देख लेना। अब बताओ कोई डाउट है, नहीं है तो प्लीज आज की वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे कमेंट सेक्शन के पास में आपको कमेंट सेक्शन के पास में एक तो कमेंट करना है, बढ़िया सा प्यारा सा एक कमेंट कर देना। अगर वीडियो के यहाँ तक बने हुए ना तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। प्लस आपको एक हाइप का बटन मिलेगा, हाइप मिलता है ना, हाइप का बटन, जाके जरूर से ज्यादा हाइप करो, हाइप करो मतलब उस बटन को क्लिक करो, ताकि हमें पॉइंट्स मिले ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हमें सपोर्ट हो, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फेमस हो, है ना। ज्यादा से लोगों फेमस होने से मतलब है कि ये वीडियो एग्जाम होने से पहले ही ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। जब वीडियो पॉपुलर होती है जल्दी से जल्दी क्या होती है, सर्कुलेट होती है। तो प्लीज हाइप करो ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए, है ना। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, आज के इस सेशन के लिए। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में इससे शानदार करने वाले हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में बड़े शानदार नोट्स लेकर के आऊंगा, और नेक्स्ट सेमेस्टर में हर किसी को एप्लीकेशन पे नोट्स मिलेंगे। चाहे आप कोई भी हो, आपको एप्लीकेशन में नोट्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि मैं अब तक का सबसे बड़ा ऑफर लेके आने वाला हूँ अगले सेमेस्टर के लिए। अभी नहीं आएगा, कुछ दिनों बाद में आएगा, 10-15 दिनों बाद में, वेट करना। उससे पहले अगला सेमेस्टर का सेमेस्टर 5 का कोर्स खरीदना भी मत एप्लीकेशन पे, वेट करो, ऑफर आने वाला है। एंड ऑल द बेस्ट आपकी एग्जाम के लिए। अगले सेमेस्टर में मिलेंगे,
अगला सेमेस्टर इससे बढ़िया करेंगे, रेगुलर क्लासेस करेंगे, रैपिड फायर करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो प्लीज थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल द बेस्ट, बढ़िया जाएगा पेपर, बिलीव रखिए, विश्वास रखिए। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो लाइक कर देना और हाइप कर देना, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच आप सभी का, बाय बाय।